नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों में हमने इंडियन ज्योग्राफी की कुछ सामान्य जानकारियों की बात की थी। दोस्तों, आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, भारत के भूआकृतिक प्रदेश। दोस्तों, जानेंगे भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में। भारत के भू आकृतिक प्रदेश। दोस्तों, भारत के भूआकृतिक प्रदेशों की अगर बात करें तो भारत के जो भूआकृतिक प्रदेश है, मुख्य रूप से भारत को 6 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है स्थिति के आधार पर। और वो 6 भौतिक जो प्रदेश है उनकी अगर बात करें तो पहला है भारत का उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश, पहला जो प्रदेश है उसका नाम क्या है? उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। इसी को हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं दूसरे भौतिक प्रदेशों की, तो दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है उत्तरी मैदानी प्रदेश। उत्तरी मैदानी प्रदेश। दोस्तों, अगर इसी के बाद अगर तीसरे की बात करूं, तीसरे भौतिक प्रदेश की, तो जो तीसरा भौतिक या भूआकृतिक प्रदेश है वो है भारत का प्रायद्वीपीय 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 प्रदेश। अगर मैं चौथे भौतिक प्रदेश की बात करूं तो भारत में एक प्रदेश पड़ता है जिसका नाम है मरुस्थल, और उस मरुस्थल को हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो चौथा जो भौतिक प्रदेश है उसमें हम पढ़ेंगे मरुस्थल को, मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों, अगर पांचवें भौतिक प्रदेश की बात करूं तो संपूर्ण जो भारत है, भारत के जो तटीय प्रदेश है उनकी बात करेंगे पांचवें भौतिक प्रदेश में। तो पांचवा जो भौतिक प्रदेश है वो है तटीय भौतिक प्रदेश। जब मैं कहूँ तटीय प्रदेश। और अंतिम जो भौतिक प्रदेश है उसमें हम चर्चा करेंगे द्वीप समूह की। किसकी बात करेंगे? द्वीप समूह। द्वीप समूह। ऐसे कुल मिला के भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वो है भारत में 6 भौतिक प्रदेश। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला पर्वतीय प्रदेश, या मैं कहूँ उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा जो है उत्तरी मैदानी प्रदेश। तीसरा अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय प्रदेश। और चौथा बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश। पांचवा जो प्रदेश है वो तटीय प्रदेश। और छठा प्रदेश है द्वीप समूह। दोस्तों, याद करने के लिए अगर मैं सामान्यतः बात करूँ तो एक जैसे भारत के मैप में अगर बात करें प्रदेशों की, सामान्य सा जैसा चित्र बनता है दोस्तों इसमें, जैसे मैं बात करूं भारत का जो क्षेत्र है वो लगभग ऐसा दिखाई देता है। तो भारत में सबसे पहले यहाँ एक प्रदेश पड़ता है जिसको कहते हैं पहाड़ी प्रदेश। इसी का नाम है उत्तरी प्रदेश। उत्तरी उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश। पहला प्रदेश पहाड़ी जो क्षेत्र है, इसी में कुछ पहाड़ियां इसकी यहाँ पे भी आ जाती है। तो इसको पहले प्रदेश को उत्तरी पूर्वी भौतिक प्रदेश कहते हैं, या मैं कहूँ उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है, जैसे मैं बात करूँ पर्वत है, पर्वतों से नदियां निकलती है और नदियां अपने साथ गाद लाती है, जलोढ़ लाती है, और उनसे किसका निर्माण होता है? मैदानों का। तो जो दूसरा प्रदेश है जस्ट इसके नीचे, वो पड़ता है उत्तरी मैदानी प्रदेश। कौन सा? उत्तरी मैदानी प्रदेश। दूसरा जो प्रदेश है वो कौन सा है? उत्तरी मैदानी प्रदेश। अगर मैं इसी के बाद आगे चलूँ तो तीसरा जो प्रदेश है वो जो भारत का
भारत जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है उस क्षेत्र की मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं भारत में प्रायद्वीपीय प्रदेश। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय प्रदेश। और ये जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है पूरा का पूरा नीचे का हिस्सा आ जाता है। एक हमने पढ़ा था मरुस्थल, और मरुस्थल में लगभग राजस्थान के 3 स्टेट आते हैं, 4 स्टेट आते हैं सॉरी। और ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये चौथा अगला पार्ट आ जाता है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश ये भारत का मैं कहूँ तो चौथे नंबर का भौतिक प्रदेश है। इसके बाद बात करूँ अगर मैं भौतिक प्रदेशों की तो एक हम यहाँ पे पश्चिम के तट, पश्चिमी तट और साथ में पूर्वी तट, पूर्वी तट दोनों के जो प्रदेश है पश्चिमी और पूर्वी तटीय प्रदेश, इनकी हम बात करेंगे कौन से प्रदेश में? तटीय प्रदेश में। साथ में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे हम द्वीप समूह में। दोस्तों ये याद करने की दृष्टि से था, आप साथ साथ नोट्स भी लिख लें क्योंकि नोट्स लिखाने में ज़्यादा टाइम खर्च होता है, इसलिए मैं साथ साथ बोलते जाऊँगा, आप लिखें। अब दोस्तों बात करेंगे एक एक भौतिक प्रदेश की। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है या पहला जो भौतिक प्रदेश है। और मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी भारत का जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है यही है। इससे बड़ा भौतिक प्रदेश दूसरे नंबर पे हम मैदान पढ़ेंगे जो लगभग वो भी बड़े ही आकार में है। देखो दोस्तों पर्वतीय प्रदेशों में पहले भौतिक प्रदेश की बात करते हैं जिसको हम हिमालय, हिमालय पर्वतीय, पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इस प्रदेश की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति जो है वो हुई थी नवयुग, मैं कहूँ तो जो हिमालय की उत्पत्ति है उससे संबंधित अगर बात करें, किससे? उत्पत्ति से संबंधित। तो दोस्तों हिमालय की जो उत्पत्ति है वो हुई थी नवजीवी कल्प के, नवजीवी महाकल्प के, महाकल्प के, महाकल्प के, नवजीवी महाकल्प के। दोस्तों जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति हुई थी नवजीवी महाकल्प के एक तृतीय कल्प में। कौन से कल्प में? तृतीयक कल्प में। और ये जो तृतीय कल्प है इसी को हम टर्सरी कल्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टर्सरी, टर्सरी कल्प के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसमें हिमालय पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई। इसी कल्प के अंदर हिमालय, कहते हैं कि हिमालय जो है पहले हिमालय के स्थान पे एक बहुत बड़ा महासागर था जिसको जानते हैं 33 महासागर। जानते हैं दोस्तों? मैं बात करूं कि संपूर्ण पृथ्वी जिसमें एक था अंगारा लैंड, एक प्रदेश का नाम था अंगारा, अंगारा लैंड। और बीच में अगर बात करूं, बीच का जो भौतिक प्रदेश है यहाँ पे था 33 सागर, 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर। और मैं अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी पहले एक पेंजिया, पेंजिया के रूप में एक ही महाखंड में थी जिसके टुकड़े हो गए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो दो टुकड़ों की मैं होने की बात कर रहा हूँ जिसमें एक अंगारा लैंड हो गया, सॉरी एक तो अंगारा लैंड हो गया और एक हो गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और ये दो जो भौतिक दो खंड पृथ्वी के हुए इन्हीं के बीच में एक सागर की उत्पत्ति हुई और वो सागर कौन सा था? 33 महासागर। कहते हैं भविष्य में घटनाओं के कारण धीरे धीरे ये महासागर तो लुप्त हो गया और इसका जो मलबा था वही बाद में किसके रूप में, किसके रूप में उत्पन्न हुआ? किसके रूप में उत्पन्न हुआ? तो हिमालय पर्वत के रूप में। किसके रूप में? हिमालय पर्वत के रूप में। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों? कहते हैं कि भारत का जो क्षेत्र है उसमें एक अंगारा लैंड, जो संपूर्ण पृथ्वी का खंड है उसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो हिस्से हुए। उसी में भारत
का भूक्षेत्र भी आता था। भारत के भूक्षेत्र के बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर था। उसका मलबा बलित होकर ऊपर उठा और वही किसके रूप में जाना जाता है, हिमालय के रूप में। अच्छा दोस्तों, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो टेथिस सागर है ये बलित कैसे हुआ, इसका हिस्सा ऊपर क्यों उठा। तो मैं आपको बता दूं कि एक प्लेट है जो ऊपर की साइड, जिसको हम जानते हैं यूरेशियन प्लेट के नाम से। यूरेशियन कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित है। तो एक बड़ी प्लेट का नाम क्या है, यूरेशियन। और एक दक्षिण की ओर से ये प्लेट गति कर रही है इधर की ओर, और एक प्लेट दक्षिण में है जिसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसको इंडियन प्लेट के नाम से भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये प्लेट कर रही है इधर गति, दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर गति कर रही है। ये जो गति कर रही है इसको कहते हैं, ये जो दोनों गतियां करने के कारण जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो इससे वहां का जो मलबा है टेथिस सागर का, वो एक दूसरे के टकराने के कारण बलित होकर क्या हो गया, ऊपर उठ गया। दोस्तों साथ साथ आप भी ऐसा एक छोटा सा डायग्राम। दोस्तों हम बात कर रहे थे उत्पत्ति की। दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमने जाना। अब आगे हम बात करेंगे हिमालय के वर्गों की। हिमालय का जो सामान्यतः वर्ग किया जाता है, या मैं कहूँ उत्तरी पूर्वी जो पर्वतीय प्रदेश है उसको 2 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में बांटा जाता है। 2 वर्ग कौन कौन से हैं, ये 2 वर्गों में एक एक जो पहला वर्ग है उसे हम जानते हैं किसके नाम से, अच्छा ABCD के नाम से। ए पर पहला जो वर्ग है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। किस नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा वर्ग है इसका, उसको जाना जाता है हिमालय के नाम से, या मैं कहूँ ट्रांस हिमालय प्रदेश और दूसरा हिमालय प्रदेश। दोस्तों पहले इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। हेडिंग डालें ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंदर भी 4 पर्वतीय श्रेणियां सम्मिलित है। कौन कौन सी हैं, पहले भारत का एक छोटा सा मैप बनाते हैं, उसी के अंदर इसकी चर्चा करेंगे। तो एक आउटडोर में बना देता हूँ भारत के मैप की। नीचे का हिस्सा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ऊपर वाला हिस्सा बन जाए। दोस्तों भारत के जो ऊपर का क्षेत्र है उसमें सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसके अंदर 4 पर्वतीय श्रेणियां आती है। और वो 4 पर्वतीय श्रेणियां कौन कौन सी है, तो मैं पहले उनके नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। दूसरी जो पर्वतीय श्रेणी है उसका नाम है लद्दाख श्रेणी। क्या नाम है, लद्दाख श्रेणी। तीसरी जो श्रेणी है उसका नाम क्या है, तो तीसरी श्रेणी का नाम है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी। दोस्तों साथ में नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि अगर अलग से नोट्स लिखवाते तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है। तो साथ के साथ आप भी इन चीज़ों को लिख लें। तीसरी जो पर्वतीय श्रेणी है उसका नाम है जास्कर। क्या नाम है, जास्पर भी लिख देते हैं और जास्कर भी लिख देते हैं। तो जास्पर श्रेणी। इन 4 पर्वतीय श्रेणी किसका हिस्सा है, ये 4 की 4 ट्रांस हिमालय। इन 4 पर्वत श्रेणियों की हम मैप के अंदर स्थिति देखेंगे कि कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पे है। पहली पर्वत श्रेणी की बात करूं तो ये जो पर्वत श्रेणी है ये पड़ती है लद्दाख प्लस चीन के अंदर। चीन का जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उसके अंदर। दूसरी पर्वत श्रेणी की मैं बात करूं लद्दाख की, तो ये केवल लद्दाख
के अंदर पड़ती है। कहाँ पे है? लद्दाख में। तीसरी श्रेणी की बात करूँ तो ये पड़ती है तिब्बत में। तिब्बत, चीन भी कह सकते हो, चीन का क्षेत्र है इसलिए तिब्बत चीन के अंदर। और चौथी जो पर्वत श्रेणी है ये है भारत के अंदर। भारत में भी कहाँ पे है? लद्दाख। कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर। आओ इनकी स्थिति जानते हैं। एक पर्वत श्रेणी है यहाँ से यूं सीधी तिब्बत के, जो तिब्बत का पठार है इस क्षेत्र में, वहां तक फैली हुई है। तिब्बत के पठार तक, तिब्बत का जो पठार है यहाँ तक इसका क्षेत्र आता है। और ये पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है, कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये है काराकोरम। कौन सी है? काराकोरम। एक पर्वत यहाँ पे है और इसका नाम है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। एक सीधे के सीधे यहाँ पे है और इसका नाम है कैलाश श्रेणी। क्या नाम है? कैलाश श्रेणी। एक छोटा सा पर्वत श्रेणी यहाँ पे है और इसका नाम है जास। क्या है? जास पर श्रेणी। इन चारों श्रेणियों की स्थिति की बात करें तो इनकी ये जो सामान्य स्थिति है मानचित्र के अंदर वो यही है। दोस्तों एक एक श्रेणी को उठाएंगे और एक एक श्रेणी की बात करेंगे। पहले मैं आपको मैप में सारी चीजें दर्शा देता हूँ। जैसे हम पहले बात करें किसकी? काराकोरम की। तो काराकोरम के अंदर दोस्तों साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाएं, मैं बाकी की 3 मिटा रहा हूँ। सबसे पहली बात, काराकोरम जो श्रेणी है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो भारत और चीन के अंदर। चीन में भी कहाँ पे है? तो तिब्बत। इसमें भी लिख लें कहाँ पे? तिब्बत के अंदर, तिब्बत का पठार। काराकोरम श्रेणी को मैं बात करूं, काराकोरम श्रेणी की, तो इसको तिब्बत की रीढ़ कहते हैं। तिब्बत के पठार की क्या कहते हैं? तिब्बत के पठार की रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि ये बीचों बीच में से जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तिब्बत के पठार की रीढ़। इस श्रेणी के अंदर अगर मैं चोटियों की बात करूं, प्रमुख चोटी की बात करूं, तो सबसे जो इसकी उच्च चोटी है वो है केटू। कौन सी है? केटू। यहाँ पे एक चोटी है और इसका नाम क्या है? केटू। इसी को दूसरा नाम इसी का क्या है? गॉडविन एस्टी। गॉडविन एस्टी। गॉडविन एस्टीन के नाम से इसी को जानते हैं। अच्छा मैं बात करूं इसकी अगर ऊंचाई की, तो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ, गॉडविन एस्टीन। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। दोस्तों ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है क्या है? गॉडविन एस्टीन। इसको इंपॉर्टेंट कर लें दोस्तों, स्टार लगा लें। आगे बात करें अगर हम काराकोरम श्रेणी की, तो इसके अंदर 2 दर्रे पड़ते हैं। एक दर्रा यहाँ पे है और एक दर्रा यहाँ पे है। इस दर्रे का नाम है अखील दर्रा। दोस्तों मैप के अंदर आपको भी ऐसे कैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे आपको भी लिख लेना है। पहले दर्रे का नाम क्या है? अखील दर्रा। एक दर्रा जिसका नाम क्या है? अखील दर्रा। और एक ये जो दूसरा दर्रा है इसका नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। दोस्तों 2 दर्रे हैं, तो इसी में ऐड करके आगे लिखने आप दर्रे। कौन कौन से दर्रे हैं? तो एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? अखील दर्रा। और दूसरे दर्रे का क्या नाम है? काराकोरम दर्रा। दोस्तों अखील और काराकोरम दोनों के दोनों दर्रे कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर। कहाँ पे है?
अगर मैं दोनों दर्रों की बात करूं तो दोनों के दोनों दर्रे कहाँ पे हैं? लद्दाख के अंदर है। इन दर्रों के माध्यम से ही इन घाटियों में आने जाने का परिवहन का जो कार्य है वो संपन्न होता है दोस्तों। तो मैं आगे बात करूँ इसी की, दोस्तों ये आपने लिख लिया होगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस जगह पे एक ग्लेशियर पड़ता है इस श्रेणी के ऊपर ही, और उस ग्लेशियर को हम जानते हैं सियाचिन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर है, तो आप इसमें एक और ऐड कर ले, और वो क्या ऐड करेंगे कि यहाँ पे एक ग्लेशियर है और उसका नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी के सबसे उच्च। दोस्तों बात कर रहे थे, आगे बात करेंगे कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी। दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं और आगे बात करें हम, तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे काराकोरम श्रेणी के नीचे यहाँ पे एक पठार है, और इस पठार का नाम है लद्दाख का पठार। दोस्तों कुछ समय के लिए मैं इसको बिठा दूँ, फिर बाद में बना लेंगे। ये मैं इसको, जो काराकोरम श्रेणी है इसी के ऊपर यहाँ पे एक पठार है, और उस पठार का नाम है लद्दाख का पठार। क्या है? लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार कहाँ है? तो काराकोरम श्रेणी के नीचे और लद्दाख श्रेणी के ऊपर। इस पठार के नीचे यहाँ पे एक स्थान है जिसे हम जानते हैं लेह के नाम। किस नाम से जानते हैं? लेह के नाम। अच्छा आगे मैं बात करूं तो लद्दाख श्रेणी और जास्पर श्रेणी दोनों के बीच में यहाँ पे जास्पर श्रेणी के जस्ट नीचे यहाँ पे पड़ता है श्रीनगर। श्रीनगर कश्मीर घाटी। श्रीनगर कश्मीर घाटी। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे थे काराकोरम श्रेणी की, तो इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेंगे कि जो काराकोरम श्रेणी है इसको किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं इसके अन्य नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। अन्य नाम, अन्य नाम, जैसे एक हमने लिखा कि इसे तिब्बत की रीढ़ कहते हैं, वैसे ही इसको कृष्णगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णगिरी। कृष्णगिरी के नाम से किसको जानते हैं? काराकोरम श्रेणी। दूसरी बात अगर मैं और करूं तो इसी का नाम है, ये भारत की सबसे उत्तरतम, भारत की उत्तरतम, सबसे उत्तरतम श्रेणी। दोस्तों ये सारी चीज नोट कर ली। दोस्तों अब बात करेंगे अगली श्रेणी की, और अगली श्रेणी कौन सी है? दूसरी श्रेणी हमने पढ़ी थी लद्दाख श्रेणी। दूसरे नंबर पे हमने कौन सी श्रेणी पढ़ी थी? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की अगर बात करें तो लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। तो पहली लाइन तो आप यही लिख लें कि लद्दाख श्रेणी काराकोरम के किधर स्थित है? काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में है। दूसरी बात करें तो लद्दाख श्रेणी के ऊपर यहाँ पे एक दर्रा है, और उस दर्रे का नाम क्या है? इस दर्रे को जाना जाता है लद्दाख के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लद्दाख दर्रा। दोस्तों किस नाम से जानते हैं? लद्दाख दर्रा। दोस्तों इस पर एक श्रेणी है और सबसे ऊंची चोटी है, और इसको जाना जाता है राका पोसी के नाम। किस नाम से जाना जाता है? राका पोसी। इसकी ऊंचाई है लगभग 7,887 मीटर। 7,887 मीटर। तो दोस्तों ये चीज़ें आप अपने नोट्स में ऐड कर लें कि जो लद्दाख श्रेणी है यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है, और उस दर्रे का नाम क्या है? लद्दाख दर्रा।
क्या नाम है? लद्दाख दर्रा। दोस्तों यहाँ पर इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो उसका नाम क्या है? राकापोसी। राकापोसी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 7,887 मीटर। 7,887 मीटर, इतनी ऊंचाई पर कौन सी श्रेणी स्थित है? राकापोसी। आगे बात करें तो लद्दाख जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, ये पड़ती है लद्दाख भारत में। इसकी स्थिति की बात करें तो स्थिति कहाँ है? लद्दाख भारत के अंदर। ठीक है दोस्तों। आगे अगर बात करें तो लद्दाख श्रेणी में जो दर्रा है, लद्दाख दर्रा, ये जोड़ता है किसको? ये जोड़ता है लेह को, या मैं कहूँ इसके माध्यम से सियाचिन क्षेत्र से, सियाचिन और लद्दाख पठार या लेह की मैं बात करूँ तो लेह और सियाचिन को जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? लद्दाख। दोस्तों इस श्रेणी में इतना ही है। तीसरे नंबर पर हमने बात की थी कौन सी श्रेणी की? तो कैलाश श्रेणी। दोस्तों ये तिब्बत में है, तो इससे हमारे जो सिलेबस है, या मैं कहूँ हमारे जो एग्जाम्स हैं उसमें कभी क्वेश्चन आते हैं, फिर भी इसकी मोटी मोटी एक दो बात कर लेंगे। जैसे अगर हम स्थिति की बात करें तो कहाँ पर है? तिब्बत में अवस्थित है। दूसरी अगर मैं बात करूँ इसकी सबसे ऊंची चोटी की, तो सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी जो है उसे जाना जाता है कैलाश के नाम से, कैलाश चोटी। और कैलाश चोटी जो है इसकी ऊंचाई है लगभग 6707 मीटर। ऊंचाई है 6707 मीटर। दोस्तों इसमें इतना ही है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो ये तिब्बत के पठार के ऊपर स्थित है। चौथे नंबर की जो श्रेणी है उसकी हमने चर्चा की, और उस श्रेणी का नाम क्या है? तो मैं बात करूं जासपर श्रेणी। जासपर जो श्रेणी है, अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये पूर्णतः लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख क्षेत्र के अंदर। दोस्तों कहाँ पर है? लद्दाख। ये जासपर श्रेणी है और ये कहाँ पे है? लद्दाख में। अगर मैं इसके क्षेत्रों की बात करूं या सर्वोच्च चोटी की बात करूं तो यहाँ पे कोई ऐसी चोटी नहीं है जो सिलेबस के अनुसार, या मैं कहूँ एग्जाम के अनुसार पूछी जाए। फिर भी मैं बात करूँ दर्रे की, तो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है लद्दाख श्रेणी के अंदर, और उस दर्रे का नाम है फोटूला दर्रा। फोटूला दर्रा। ये दर्रा कहाँ पड़ता है? तो ये है जासपर श्रेणी के अंदर। कौन सा दर्रा है? फोटूला दर्रा। ये भी लद्दाख के अंदर है। श्रेणी की बात करें तो कौन सी श्रेणी में है? जासपर में। और अगर क्षेत्र की बात करें तो कौन से क्षेत्र में है? लद्दाख क्षेत्र में। दोस्तों अगर मैं बात करूं इन श्रेणियों के अलावा, तो जो जासपर श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय की, कौन से हिमालय की? ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। साथ ही अगर बात करें दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे श्रीनगर कश्मीर घाटी है, तो ये जो फोटूला दर्रा है ये किसको जोड़ने का काम करता है? दोस्तों यहाँ लिख रहा हूँ, ऐड कर लेना इसमें। फोटूला जो दर्रा है वो श्रीनगर को जोड़ता है किससे? लेह से। फोटूला दर्रा श्रीनगर कश्मीर को किससे जोड़ने का काम करता है? तो लेह से जोड़ता है।
किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। ये थी दोस्तों हमारी ट्रांस हिमालय से संबंधित बात। दूसरे वर्ग की चर्चा करेंगे। ये जो वर्ग था, पहला वर्ग हमने वर्गों में बात की थी कि जो भारत का पर्वतीय प्रदेश है उसको दो वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग हमने पढ़ा कौन सा? ट्रांस हिमालय। अब बात करेंगे दूसरे वर्ग की और उसे हम जानते हैं हिमालय के नाम। दोस्तों दूसरा वर्ग हमने पढ़ा था हिमालय पर्वतीय प्रदेश या हिमालय में कहूँ हिमालय क्षेत्र। अगर हिमालय की मैं बात करूं तो इसको फिर से 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। अगर मैं भौगोलिक दृष्टि से इसका वर्गीकरण करूं तो इसको कितने वर्गों में बांटा जाता है? 3 में। दोस्तों सामान्यतः अगर इसकी बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है, ये जो है, जैसे मैं भारत का मैप ना बना के सीधे ही हिमालय का आकृति बनाता हूँ, तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा एक चापाकार आकृति में, जिसे आप अर्धचंद्राकार कह सकते हो, उस आकृति में फैला हुआ है। और इसकी जो लंबाई है, लगभग इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है, लंबाई की अगर बात करूं तो कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर। कैसी आकृति में है? चापाकार आकृति में। चापाकार आकृति में, चापाकार आकृति में है। कितनी लंबाई में फैला हुआ है? 2500 किलोमीटर में। इस क्षेत्र को कहते हैं अवतल। अवतल। सामने वाले हिस्से को किस नाम से जानते हैं? अवतल। जबकि ये जो इसका हिस्सा है नीचे वाला, इसको जानते हैं उत्तल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? उत्तल। जिधर से ये उठा हुआ है वो क्षेत्र कहलाता है उत्तल, और जो क्षेत्र इसका धसा हुआ है वो क्या कहलाता है? मोड़दार क्षेत्र, अवतल। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो विस्तार है, अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो इसका विस्तार है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर। अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो विस्तार किधर है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। यहाँ से ये जो इसका हिस्सा है ये कहलाएगा दक्षिण पूर्व, और ये जो हिस्सा है इसका कहलाएगा उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसका विस्तार है। दोस्तों जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आते हैं तो हिमालय की जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। लगभग यहाँ पर इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर के आसपास है, 160 किलोमीटर। और लगभग यहाँ उत्तर पश्चिम में आते आते इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 400 किलोमीटर। दोस्तों आगे बात करें, हिमालय का जो विस्तार है वो सिंधु नदी के, यहाँ पे सिंधु गोर्ज है, सिंधु नदी है, ये जो नदी जाती है पाकिस्तान में, इस क्षेत्र को जहाँ तक इसका विस्तार है इसको जाना जाता है सिंधु गोर्ज के नाम से। तो सिंधु गॉर्ज, गॉर्ज कहते हैं खाड़ी को, गॉर्ज, सिंधु गॉर्ज से। और इसका विस्तार किधर तक है? यहाँ पे एक नदी आती है और उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक, या मैं कहूँ ब्रह्मपुत्र गॉर्ज से सिंधु गॉर्ज तक इसका क्या है? विस्तार है। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की या पूरे संपूर्ण हिमालय की, साथ में पूरे विश्व की, तो एक चोटी है और वो नेपाल में पड़ती है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। आगे चर्चा करेंगे उसकी। इसी में अगर हम बात करें आगे इसी कड़ी में, तो दोस्तों इसका जो विस्तार है वो हमने देखा कैसा है, कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर। आकृति कैसी है? चापाकार है। अच्छा इसका विस्तार किधर से किधर है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर। अगर मैं आगे बात करूं तो इसका जो क्षेत्र है, या मैं बात करूं तो इसमें 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 दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम की और इसकी
चौड़ाई बढ़ती जाती जाती है। दोस्तों, ये इसकी उत्पत्ति से या सामान्यतः इसकी उत्पत्ति से संबंधित बात थी। दोस्तों, इसमें एक लाइन और ऐड कर ली कि ये जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति कब हुई। तो उत्पत्ति की अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई थी तृतीय कल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन युग में उत्पत्ति कब हुई इसकी। अगर मैं हिमालय की उत्पत्ति की बात करूं तो तृतीय कल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन युग में। दोस्तों, हिमालय को 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। कितने प्रदेशों में? तो हिमालय को 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। 3 कौन कौन से? कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 3 भौगोलिक प्रदेशों में क्या किया गया है? इसका विभाजन किया गया है या बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला जो भौगोलिक प्रदेश है उसे हम जानते हैं बाह्य हिमालय के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पहला जो भौगोलिक प्रदेश है उसे जानते हैं हम आंतरिक हिमालय या फिर मैं इसी की बात करूं तो इसी को हम जानते हैं महान हिमालय। ये सब इसी के नाम है। इसी का दूसरा नाम क्या है? महान हिमालय। दूसरा जो प्रदेश है या दूसरा जो इसका भौगोलिक प्रदेश है उसका नाम क्या है? तो मैं दूसरे की बात करूं तो उसे हम जानते हैं लघु हिमालय के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लघु हिमालय, या फिर इसी को कह देते हैं मध्य हिमालय। क्या कह देते हैं? मध्य हिमालय। और तीसरा जो इसका प्रदेश है उसे जाना जाता है शिवालिक हिमालय के नाम से। शिवालिक हिमालय। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम एक एक इसके जो भौगोलिक प्रदेश है उनको उठाएंगे और एक एक चर्चा करेंगे संपूर्ण जानकारी के साथ। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो सभी को शेयर करें। धन्यवाद।